नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा में आज जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के प्रस्ताव पर कमेटी की घोषणा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि कमेटी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे। कमेटी में 2 जजों के अलावा एक संवैधानिक जानकार भी होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय से जस्टिस वर्मा के खिलाफ शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में संसद को एक स्वर में अपनी बात रखनी चाहिए। लोकसभा में एसआईआर को लेकर आज भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में आज खेलों से जुड़े 2 अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। संसद भवन परिसर में आज भी विपक्ष का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राम गोपाल यादव समेत विपक्ष के अनेक नेताओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक चौराहे लाल चौक में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। देशभक्ति से भरी ये तस्वीरें रग रग में जोश भरती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डल झील के चारों ओर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में जम्मू कश्मीर के सैकड़ों निवासियों ने भाग लिया। मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, सशस्त्र बलों के अधिकारियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, बहादुर सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने 1508 मीटर लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से थजवास तक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज राजधानी दिल्ली में सांसदों ने बाइक पर तिरंगा लेकर रैली निकाली। संस्कृति मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रैली को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू ने भी सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली के तहत बाइक चलाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर कहा कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इस विविधताओं से भरे हुए भारत में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो देश को एकता के सूत्र में बांधते हैं, और उसी क्रम में तिरंगा भी एक ऐसी ताकत है जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी इस रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा देश के युवाओं को देश की आजादी के संघर्ष को याद दिलाने का काम करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सांसदों से लेकर सेना तक सभी लोग बाइक रैली के माध्यम से अपनी देशभक्ति और अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस बार का 15 अगस्त बेहद खास है। गुजरात के भुज में बीएसएफ द्वारा साइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति के रंग को और गहरा करने के लिए इन दिनों देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी के जवानों ने रांची में तिरंगा बाइक रैली निकाली। इस दौरान जवान जोश और उत्साह से लबरेज नजर आए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि आगामी 15 अगस्त को सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। असम के गोलाघाट में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गोवा पुलिस के 700 कर्मियों की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के लाल किले सहित सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से नियंत्रण कक्ष के साथ कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी नॉर्थ दिल्ली राजा बाठिया ने बताया कि
जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम लगाई गई है। पुलिस, अर्धसैनिक बल सहित दूसरी सुरक्षा एजेंसी तैनात रहेंगी। मेडिकल, फायर सर्विसेज, होमगार्ड की टीम भी तैनात रहेगी। पूरे लाल किले का आसपास का 800 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस महानिरीक्षक परमराज सिंह उमरानंगल ने ब्यास रेलवे स्टेशन का विशेष दौरा किया। विशेष चेकिंग अभियान भी इस मौके पर चलाया गया। पुलिस महानिरीक्षक परमराज सिंह उमरानंगल ने बताया कि 15 अगस्त के मद्देनजर बस, ट्रेन और सार्वजनिक जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कल हमने ब्यास रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। तेलंगाना के गोलकोंडा किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले परेड रिहर्सल की गई। अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल उच्च अधिकारियों के साथ एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रदेश के हित में 1763 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है। ये दिवस युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भविष्य में उसकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण में उन लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई है जिनकी आर्थिक स्थिति उस वर्ग के अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव को स्थानीय पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वो बंजारा हिल्स स्थित पेदम्मा मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान कुमकुमार्चना में भाग लेने वाले थे। ये कदम हाल ही में मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए एहतियातन तौर पर उठाया गया है। भाजपा नेताओं ने मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया था जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राव को उनके निवास पर ही नजरबंद कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार से बर्खास्त किए गए सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। केएन राजन्ना ने कहा है कि उन्हें पद से हटाए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश है। वहीं राजन्ना की बर्खास्तगी के बाद बीजेपी ने सिद्धारमैया से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, वरिष्ठ मंत्री को आखिर क्यों किया गया बर्खास्त? सिद्धारमैया को इस पूरे प्रकरण पर देना होगा जवाब। नई दिल्ली स्थित आईसीएआर पूसा में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और उत्तराखंड, हिमाचल के किसान एवं किसान संगठन आज केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ समसामयिक कृषि एवं किसान कल्याण विषयों पर संवाद करेंगे। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बावजूद आफत अभी भी कम नहीं हुई है। लगातार हो रही बारिश ने भी स्थानीय लोगों और बचाव कार्य में जुटे लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। देर शाम से हो रही बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने हर्षिल बाजार को खाली करा लिया है। होटल्स में ठहरी रेस्क्यू टीम और मीडिया के लोगों को अन्य स्थान पर शिफ्ट कराया गया है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। देहरादून में लगातार बारिश के बाद तमसा नदी उफान पर है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। योगी सरकार पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता से काम कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि अब तक करीब 7 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। भारी बारिश के कारण लखनऊ के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। जगह जगह पानी भरने से वाहन फंस गए और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर गोरखपुर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। बारिश की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित है। बिहार में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है जिससे कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से करीब 12 जिले के 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमें तैनात हैं। वहीं शासन और प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में तत्परता से जुटा हुआ है। कई स्थानों पर कैंप और सामूहिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है।
दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कई हिस्सों में बारिश हुई। एक और जहां बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर जलभराव देखा गया। वहीं जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। उधमपुर में भी झमाझम बारिश हुई। राजौरी में भूस्खलन के कारण कई रास्ते सड़कें बंद है। कालीधार इलाके में भूस्खलन के कारण जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे यातायात बाधित है। बहाली का काम जारी है। चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश हुई। कई जगहों पर बारिश की वजह से जल जमाव देखने को मिला। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के वारंगल शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला। लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। असम के कोकराझार में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.10% बढ़कर 80,684 पर और निफ्टी 0.11% की बढ़त के साथ 24,612 के स्तर पर पहुंचा। केंद्रीय GST संगठन द्वारा पिछले 3 वर्षों में पकड़े गए इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 2024-25 में बढ़कर 15,283 हुई, जिसमें 58,772 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि श्रम पोर्टल पर 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि श्रम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही पोर्टल पर एकीकृत करता है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने जुलाई 2025 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 19.93% तक बढ़ाया, जिससे चालू इथेनॉल ऑपरेटिव वर्ष में 2024-25 की औसत मिलावट दर 19.05% पर पहुंची। आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि महज 6 महीने में इसके ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से दोगुने होकर 200 करोड़ तक पहुंच गए। भारत ने बांग्लादेश से सड़क मार्ग से आने वाले जूट उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार नावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से इन जूट उत्पादों का आयात किया जा सकता है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अच्छे मौसम के कारण खरीफ धान की बुआई 12% बढ़कर 365 लाख हेक्टेयर हुई। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने अंबेडकर भवन में समुद्री खाद्य निर्यातक सम्मेलन 2025 का किया आयोजन। सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह, राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भाग लिया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय में फसल बीमा क्लेम वितरण समारोह का हुआ आयोजन। इस दौरान कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, जिला प्रमुख सरोज बंसल सहित किसान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2023-24 और 2024-25 के तहत देश भर के लाखों किसानों के खातों में करोड़ों रुपए की बीमा राशि ट्रांसफर की गई। इस राशि से न केवल किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी। भारत के स्मार्टफोन बाजार में साल दर साल 0.9% की वृद्धि हुई है और इस साल की पहली 6 माही में देश में 7 करोड़ यूनिट भेजे गए।
पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के राहत कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। डीजीसीए ने भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2020 से जून 2025 तक 171 नियामक ऑडिट किए। एयर इंडिया ने दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी के लिए अपनी उड़ानें बंद करने का किया ऐलान। एयर इंडिया ने कहा कि वो 1 सितंबर से दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी के लिए अपनी उड़ानें स्थगित कर रहा है। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि यह निर्णय कई परिचालन कारणों के चलते लिया गया है। वहीं एयर इंडिया ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने का भी हवाला दिया, जिसके कारण उड़ानों का मार्ग लंबा हो गया है। टेस्ला ने दिल्ली एनसीआर में एरोसिटी स्थित वर्ल्डमार्क 3 कॉम्प्लेक्स में अपने पहले शोरूम का किया उद्घाटन। ये इलेक्ट्रिक कार निर्माता का भारत में प्रवेश के 1 महीने के भीतर दूसरा रिटेल स्टोर है। चिप बनाने वाली अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां एनवीडिया और एएमडी अब चीन में चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर की बातचीत। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर उन्हें खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ज़ेलेंस्की से भारत की दृढ़ स्थिति से अवगत कराया। दोनों नेताओं के बातचीत के दौरान पीएम ने शांति के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन सत्र में इजरायली और फिलिस्तीनी राजदूतों ने गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए आवश्यक स्थिति और समाधानों के बारे में बिल्कुल अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए। फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र राजदूत रियाद मंसूर ने इजरायल के जारी आक्रमण की निंदा करते हुए कहा कि गाजा में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सिर्फ शब्द ही काफी नहीं है। अगर कोई दूसरा देश होता तो आप बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा चुके होते। वहीं इजरायली राजदूत जोनाथन मिलर ने गाजा में इजरायल को आक्रामक बताने का विरोध किया। उन्होंने कहा उनका मकसद गाजा को क्रूर आतंकवादी शासन से मुक्त कराना है। इसी क्रम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनका मकसद गाजा पर कब्जा नहीं बल्कि उसको हमास से आज़ाद कराना है। हालांकि बैठक के तुरंत बाद ही गाजा में इजरायल द्वारा अब तक की सबसे भारी बमबारी की गई, जिससे हालात और भी बिगड़ गए। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऐलान किया है कि उनका देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को 90 दिनों के लिए टाला। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला टैरिफ संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले आया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पीटर्सबर्ग के पास एक स्टील कोकिंग प्लांट में विस्फोट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। दर्जनों लोग मलबे में फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए आपातकालीन कर्मी जुटे हुए हैं। विस्फोट के कारण मोनोंगेला घाटी में धुआं छा गया है। वहीं आपातकालीन सेवाओं के अनुसार विस्फोट में 2 अन्य लोग लापता हैं। उत्तर पश्चिमी तुर्की के कानक्कल प्रांत के केंद्र के पास जंगल में लगी भीषण आग में दर्जनों घर और कारें जलकर हो गई हैं खाक। वहीं सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। शहर के राज्यपाल ने कहा है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वाहन और लगभग 700 कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 अगस्त को वॉशिंगटन में करेंगे अपनी पहली शिखर बैठक, जिसमें दोनों देशों के गठबंधन और आर्थिक सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। फिलिपीन तटरक्षक के अनुसार एक चीनी नौसेना का जहाज और एक चीनी तटरक्षक पोत एक फिलिस्तीनी गश्ती पोत का पीछा करते हुए विवादित स्कारबोरो तटवर्ती क्षेत्र के पास टकरा गए। एलन मस्क ने एप्पल पर एंटी ट्रस्ट कानून के उल्लंघन का लगाया आरोप। मस्क का कहना है कि एप्पल के कथित तौर पर ओपन एआई के अलावा
किसी भी एआई कंपनी के लिए ऐप स्टोर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर तक पहुंचना असंभव बना दिया है। भारत की नम्रता बत्रा 2025 वर्ल्ड गेम्स में वुशु में महिलाओं के 52 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। ये पहला मौका है जब वर्ल्ड गेम्स में वुशु में भारत का कोई पदक पक्का हुआ है। नम्रता बत्रा ने फिलीपींस की क्रिजान फेथ कोलाजो को 2-0 से दी मात। आज होने वाले फाइनल में नम्रता का सामना चीन की मैंग यू चेन से होगा। भारतीय मुक्केबाज रितिका ने एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हेवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारत अंडर 19 रैंकिंग में दूसरे और अंडर 22 में चौथे स्थान पर रहा। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित एस्कॉट रेस कोर्स में आयोजित शेरगर कप 2025 में भारतीय घुड़सवार सूरज नारेचू ने इतिहास रच दिया है। नारेडू की कप्तानी में टीम एशिया ने प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लेते हुए खिताब जीता है। 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेलों का आयोजन 15 से 26 नवंबर 2025 तक टोक्यो में किया जाना है। डेफ ओलंपिक के लिए शूटिंग टीम के चयन के लिए ट्रायल भोपाल में जारी हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में महिला वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च की गई। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज डार्विन में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी। सिंसिनाटी ओपन में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना साबालेंका का विजय अभियान है जारी। साबालेंका ने तीसरे दौर में एमा राडुकानु को शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने सिंसिनाटी ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर के मैच में ज़्वेरेव ने लोकल फेवरेट निशेष को हराया। कनाडा ओपन के विजेता बेन शेल्टन ने सिंसिनाटी ओपन के तीसरे दौर में बनाई जगह। दूसरे दौर में शेल्टन के प्रतिद्वंदी अर्जेंटीना के कैमिलो उगो चोट के कारण रिटायर हो गए। यूएफए के फैसले के खिलाफ की गई क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब की अपील केस ने खारिज कर दी है। क्रिस्टल पैलेस को रेलीगेट करके यूरोपा लीग से तीसरे टियर के कॉन्फ्रेंस लीग में भेज दिया गया है। एटलेटिको मैड्रिड ने इटली के फॉरवर्ड जियाकोमो रास्पेडोरी को नेपाली से साइन किया है। क्लब ने रास्पेडोरो के साथ 5 साल का किया है करार। स्पेनिश फुटबॉल संघ के मुताबिक राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की कोच के करार को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। स्पेन को हाल ही में महिला यूरो के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। रियल मैड्रिड की टीम ने स्विट्जरलैंड की टीम तिरोल के खिलाफ होने वाले दोस्ताना मैच से पहले अभ्यास किया। ये प्री सीजन फ्रेंडली ऑस्ट्रिया में खेला जाएगा। एवर्टन ने इंग्लैंड के मिडफील्डर जैक ग्रिलिश को पूरे सीजन के लिए लोन पर लेने का करार किया है। ग्रिलिश ने पिछले सीजन में सिटी के लिए सिर्फ 7 लीग मैच खेले थे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।